हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। जब मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था लैब में, तो मेरे प्रोफेसर ने पूछा था मेरे से एक क्वेश्चन कि जब हम लोग NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है या एक्जोथर्मिक होता है, और वहाँ टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो वो क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। आज पढ़ाएंगे, तब मैं जब पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले उससे क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये रिएक्शन दी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इतना, एक वैल्यू दी हुई है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एज्यूमिंग आइडियलिटी डेल्टा HC, मतलब हीट ऑफ कंबशन पूछा है। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन यहाँ पे पूछा है। तो मैं आपको बताया था कि हम लोग, जब मैं कैलोरीमेट्री पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मेजरमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कीजिए या आप कांस्टेंट प्रेशर पे कीजिए। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो वहाँ बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात आते ही ये समझ जाइए कि यहाँ पे डेल्टा यू की बात की गई है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की गई है। मतलब वो डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा यू की वैल्यू तुम्हें गिवन है। तुम्हें एक रिलेशन मैंने बताया था डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस NG/RT। तो यहाँ पे सब कुछ नोन है, केवल तुम्हें NG निकालना है। तो NG कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड। ओनली गैसियस, लिक्विड को नहीं लेते हैं। तो इधर में 2 है, इधर में 3 है। तो Ng क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 - 3 इक्वल्स टू -1। इक्वेशन पे पुट कीजिए, आंसर निकल के आएगा। R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। जूल में है, ध्यान रखिएगा, 10 की पावर -3 करके किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ पे किलो जूल में दी हुई है। सारी वैल्यू किलो जूल में है, इसीलिए किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। एक बात और बताऊंगा, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में नहीं दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग 298 केल्विन लिखिएगा, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद डेल्टा H की वैल्यू निकाल लीजिएगा। डेल्टा U की वैल्यू दी हुई है, Ng की वैल्यू -1 है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू 298 केल्विन पता है। आंसर निकाल लीजिएगा, ये वाला शायद आएगा, आप लोग भी निकाल के देख लीजिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हेस लॉ है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था उस दिन, आज फिर थोड़ा सा बताता हूँ। ये लॉ कहता है कि अगर रिएक्शन हमारा एक स्टेप में हो रहा है या तो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, जो रिएक्शन की इंथैल्पी होती है, लास्ट जो हमें इंथैल्पी मिलती है वो सेम होती है, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है डेल्टा H। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शंस इनटू व्हिच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट सेम टेम्परेचर। नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेशन, तो मैंने आपको कल प्रैक्टिकल करके बताया था। एक न्यूमेरिकल कल मैंने सॉल्व किया है लेक्चर में, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कराया था। तो उसको हमने देखा था कि इस तरीके से हम 2 इक्वेशन को सम करके उसका इंथैल्पी निकाले थे। आज अगर नहीं पता चल रहा तो और डिटेल में बात करेंगे। इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसका पहला एप्लीकेशन होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करने का। आप बोलोगे मुझे कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, फिर इस लॉ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं फाउंड कर सकते, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बनते हैं। सपोज करो, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो जैसे मीथेन होता है, बेंजीन होता है, ये सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से नहीं बनते हैं, तो इनकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम नहीं फाइंड कर पाओगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, तुम बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, C+½ बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में है, तो इसकी इंथैल्पी तो हम फाइंड कर सकते हैं। बट देखो ऐसा होता है कि ये रिएक्शन जब करवाते हो तो यहाँ पे CO2 भी प्रोड्यूस होता है, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हें नहीं मिलता है। इसीलिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड की तुम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करोगे तो 2 रिएक्शन से हमें फाइंड करना पड़ता है एडिशन करके। कल मैंने लेक्चर में अपने बताया है आप लोगों को, कल प्रीवियस लेक्चर आप लोग जाके देखिएगा, डिटेल में बताया है। देखो इन 2 इक्वेशन को जब तुम ऐड करोगे, जब तुम माइनस करोगे तब हमें मिलेगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है,
तो वही मैं बता रहा था आप लोगों को, जैसे यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स मान लो एक्स कुछ भी आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी इंथैल्पी है, इसकी इंथैल्पी है कंबशन। इन दोनों को जब तुम माइनस करोगे, मतलब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ये वैल्यू होगी तुम्हारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग समझ रहे हो ना। अगर मैं एक एग्जाम्पल की और बात करूँ, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड FO3 की बात करते हैं, इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सल्फर और ऑक्सीजन मिला दोगे तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मिलता है। हमें ऐसे करना पड़ता है, दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। इस तरीके से दो इक्वेशन फ्रेम करो, इसकी इंथैल्पी हमें पता होगी, इसकी इंथैल्पी पता है, इसकी इंथैल्पी पता है। तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को तुम ऐड कर दो, एडिशन करोगे तो इससे ये कट जाएगा, सल्फर प्लस 3/2 O2 हो जाएगा माइन और गिव्स FO3। ठीक है, तो हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करते हैं इन दो इक्वेशन को ऐड करके। अगर मान लो इसका x है, इसका y दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी, तो x प्लस वाई हम लोग करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा। पहला एप्लीकेशन इसका ये है। दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन होता है, कोई भी इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन तुम फाइंड कर सकते हो। देखो, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है कोई भी एंट्रेंस पेपर का, ये थर्मोकेमिस्ट्री है पूरी। ठीक है, तो तुम देखो, दूसरा एप्लीकेशन होता है इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फाइंड करने का। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, जैसे मान लो तुम्हें कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बनाना है, या फिर रेड सल्फर से येलो, रेड सल्फर से तुम्हें रेड फॉस्फोरस से येलो फॉस्फोरस बनाना है, या फिर तुम्हें रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर बनाना है। तो तुम देखो, अगर सपोज करता हूँ मैं रोम्बिक सल्फर से तुम्हें मोनोक्लिनिक सल्फर बनाना है, तो ये ट्रांजिशन इतनी स्लो होती है, ये रिएक्शन इतना स्लो होता है कि इसकी डायरेक्ट तुम इंथैल्पी फाइंड नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हैश लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे देखो, ये इस तरीके से रिएक्शन लिखते हैं, रोम्बिक सल्फर का भी तुम कॉम्बिनेशन कंबशन करा दो, मोनोक्लिनिक सल्फर का भी तुम कंबशन करा दो, दोनों का कंबशन कराने पे ये रिएक्शन फॉर्म होता है। अब तुम क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इससे ये कट जाएगा। तो देखो, फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर। मतलब इन दो रिएक्शन की इंथैल्पी पता है, इन दो रिएक्शन की इंथैल्पी को जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमें इंथैल्पी मिलेगी, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तो ये पूरा एप्लीकेशन पार्ट खत्म होता है हेस लॉ का। हेस लॉ को अगर तुम अपनी चालू भाषा में बोलो तो ये बोलना कि वेदर द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप द इंथैल्पी चेंज विल बी सेम। ठीक है, अगर तुम सपोज करो A से B बन रहा है, यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होगी, अगर तुम इस पाथ से पहुँचोगे, A से C जाओगे, C से B जाओगे, तब भी जो इंथैल्पी होगी वो भी इक्वल ही होगी। अगर मान लो इसकी x है तो इसकी भी x होगी, अगर दोनों को एडिशन करके x ही आएगी। ठीक है, हेस लॉ खत्म होता है। अब वो जो मैं वाइवा का क्वेश्चन बता रहा था वो वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा, पहले देख लेता हूँ एक बार वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं। वीडियो बार बार रुक जाता है तो वीडियो फ्रेम हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन था मेरे से ये पूछा गया था कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करो। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो होता है, इंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्पेसिफाइड सॉल्वेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो देखो, जब तुम 1 मोल, एक डेफिनेशन लिख देता हूं, इंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इन स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट यहाँ हमें पता है कितना सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व कर रहे हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या होता है, बहुत बार सॉल्वेंट का पता नहीं होता, इनडेफिनेट अमाउंट में सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे मैं तुमसे बोलूँगा कि अगर तुम NaCl को डिजॉल्व करोगे वाटर में तो Na प्लस एक्वस और
Cl माइनस एक्वस बनता है। तो देखो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट ये क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन करा रहे हो, अगर पर इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब तुम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तो पहले NaCl अपने आयंस में टूटता है जो कि गैसियस में होता है, ठीक है, ये गैसियस में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंथैल्पी चेंज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट, तो वो इंथैल्पी होती है लैटिस इंथैल्पी, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। फिर जब ये आयंस पूरी तरीके से टूट जाते हैं, अपने दूर दूर चले जाते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे इंट्रैक्शन करने। जो सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं वाटर, ये क्या करता है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद इसमें कन्वर्ट होता है एक्वस में। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा H, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी मतलब देनी पड़ती है, क्योंकि इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या एनर्जी बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब लैटिस इंथैल्पी तुम्हारी पॉजिटिव होती है। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है, क्योंकि इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं, जो नेगेटिव होती है। तो तुम इसको ये लिख सकते हो, डेल्टा H सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा H लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन, तुम ये लिख सकते हो। अब तुम देखो ये होता है तुम्हारा नेगेटिव, ये तुम्हारा होता है नेगेटिव, और ये तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कोई आयनिक सॉलिड अगर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब लैटिस इंथैल्पी वहाँ पे कम है, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है। फॉर एनी आयनिक कंपाउंड्स टू बी डिजॉल्व इन वाटर, द कंडीशन मस्ट बी दैट द लैटिस इंथैल्पी शुड बी लो देन हाइड्रेशन इंथैल्पी। तुम देखो अगर इनका इंट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ये टूटेगा ही नहीं, तो फिर कैसे इंट्रैक्शन होगा वाटर का। मतलब लैटिस इंथैल्पी को कम होना चाहिए, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी कोई आयनिक सॉलिड डिजॉल्व होगा वाटर में, ठीक है। तो तुम जैसे NaCl की बात कर रहे हो, तो NaCl जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब डेल्टा H सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव होता है। तो टेम्परेचर का रोल पूछा था सर ने मेरे से कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। तो टेम्परेचर जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पता है सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर का रोल है। वैसे भी तुम जानते हो अगर तुम नमक को पानी में डालोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नमक की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा नमक पानी में घुलेगा। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंड अगर तुम बात करते हो CuSO4.5H2, अगर तुम इसको पानी में डालते हो तो हमारा जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आता है वो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट अगर तुम CuSO4 को जब पानी में डाल दोगे, पानी में डिजॉल्व करोगे, तो इसका जो डेल्टा H आता है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये पूरा खत्म होता है पोर्शन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। आगे बात करते हैं, अगर बॉन्ड हैबर साइकिल वगैरह बचा हुआ है वो मैं सोच रहा हूँ कल आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे। ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ कि देखो कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए तो पहले तुमसे पूछा जाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तुम बता दोगे तो पूछा जाएगा NaCl को जब तुम वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वहाँ रिएक्शन कैसे होता है। तुम्हें पूरी मैकेनिज्म बतानी पड़ती है कि पहले लैटिस इंथैल्पी वहाँ रोल प्ले करता है, फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी आती है, फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी से यहाँ कन्वर्जन होता है। तो अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी नेगेटिव होती है, लैटिस इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, इन दोनों का सम कर देंगे तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा वो इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी NaCl बात कर रहा हूँ, KCl की बात करूँगा, ये सब के लिए जितना भी होगा हमारा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और बाकी तुम बात करते हो तो इनके लिए तुम्हारा CuSO4 के लिए नेगेटिव होगा, बाकी इसकी बात करोगे तो डेल्टा H तुम्हारा पॉजिटिव होगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
आप लोग पढ़े होंगे ली चैटेरियस प्रिंसिपल में, मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को इक्विलिब्रियम में। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करूँगा। अगले लेक्चर में मैं बॉन्ड हैबर साइकिल और लैटिस एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूँगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।